फाइन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेसिक क्लासेस वन शॉट ऑफ एल्केन आपके लिए लेके आए हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, भाई ये यूनिट नंबर 3 और 4 दोनों इन 3 वीडियोस के अंदर वन शॉट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पहली वीडियो की बात करते हैं, दैट इज़ एल्केन। एल्केन कोई भी वो चीज़ होती है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, आपको ये बात पता है। क्लियर, जो इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी कंपाउंड लिखा जाएगा, दैट इज एल्केन। वो क्या होता है? एल्केन होता है बेसिकली। लाइक सर, हम इसे मीथेन लिख देते हैं, हम इथेन लिख देते हैं। नोमेनक्लेचर नहीं सिखाऊंगा भाई यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है वो आप लोगों को जर्नली आना चाहिए। CBSE के अंदर नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया जाता। क्लियर। हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP लिख देते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ की नोट्स की दिक्कत मतलब PDF के अंदर लिंक है, वहाँ आप क्लिक करें। मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, आपको PDF मिल जाएगा, कंप्लीट का मिलेगा इसका। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन वेरी बिग रिएक्शन। तीनों चैप्टर्स जो तीनों वन शॉट आएगी उनके अंदर सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। क्लियर। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि कोई भी आपका इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट क्या होता है। इसमें रिएजेंट यूज होता है H2PD, निकल या फिर PD। ये इस तरीके का रिएजेंट जब भी यूज करें मतलब हाइड्रोजिनेशन है। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी एल्काइन है, इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास, ये कोई भी कंपाउंड है, जब इसके अंदर आप H2 और PD के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, जिसकी प्रेजेंस में डालें, तो वो क्या करेगा, बेसिकली इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। जो पाई बॉन्ड है उसको वो तोड़ देगा, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। क्लियर। ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ भाई, एल्कीन के लिए और एल्काइन से बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। एक हाइड्रोजन इधर लगाएं, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही थे, बन गया। क्लियर है। दूसरा जो बताता हूँ, और ध्यान रखना जो हाइड्रोजन आपने अटैच किए हैं ना, वो ऑलवेज ऑन द सेम साइड, और सेम साइड किसी भी कंपाउंड के जब भी सेम साइड लगते हैं वो कैसे बनाते हैं? सिस। क्लियर, सिस लगते हैं। ओके। अगर सर यही चीज़ अगर मैं देखूं एल्काइन में, तो एल्काइन में क्या होते हैं सर? 3 बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड को H2PD की प्रेजेंस में तोड़ दो, निकल की प्रेजेंस में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे। दो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे। अगर ध्यान से सोचो इस चीज को, ध्यान से सोचना इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपको यहाँ पर लिख रखा है कि 1 मोल है, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना है। क्लियर है, इसका एक ही बॉन्ड तोड़ना है, एल्कीन बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिख रखा है, या फिर एक्सेस वर्ड ऐड किया हुआ है, या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप जितने भी पाई बॉन्ड है उन सबको तोड़ दो और HH लगा दो। क्लियर। जितने भी पाई बॉन्ड है उनको तोड़ दो और HH लगा दो। ये इनका डायरेक्ट मेथड था। अगर बात करें सर इसके मैकेनिज्म्स की, मैकेनिज्म क्या होता है कि निकल जो ये होता है, निकल प्लेटिनम जो PT होते हैं, ये एज ए सरफेस रिएज कैटलिस्ट वर्क करते हैं। निकल का कैटलिस्ट है। अब अपने ने डाला H2, HH के बीच में बॉन्ड है, HH के बीच में बॉन्ड है, और C डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड है। क्लियर। इस तरीके से अब ये बनाएगा अपनी ट्रांजिशन स्टेट। निकल क्या करेगा? निकल कहेगा कि तुम अपना बॉन्ड तोड़ो, इनका बॉन्ड तोड़ देगा हल्का हल्का, और जो इसको ये है एक बॉन्ड परमानेंट, और जो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ देगा, और इनके बीच में कनेक्शन बना देगा। अब ऐसे नहीं ये हाइड्रोजन ऊपर जाके लग जाए तो वो ट्रांस बन जाएगा, अब ये एक ही साइड लगते हैं। क्लियर। और जिस स्टेट में नए बॉन्ड बन रहे हो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और ओल्ड बॉन्ड की जो है क्या हो रही हो? ब्रेकिंग हो रही हो, मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे हो, नए बॉन्ड जो है बन रहे हो, तो उस समय उस स्टेट को जो बोला जाता है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, वर्ड क्लियर हुआ? ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जिस समय पुराने बॉन्ड टूट रहे हो, जैसे ये पुराना बॉन्ड था ये टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, और ये जो नया बॉन्ड है ये क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। मैकेनिज्म भी आपको इसका समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहली तो देखो, हमने कहीं भी इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनाया। इंटरमीडिएट आपको नहीं पता तो कार्बोकेटाइन कार्बो अनायन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। हम इन चीज़ों पे डिस्कशन कर चुके हैं यूनिट 1 के अंदर, अब वो चीज़ें नहीं बताऊंगा। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। दूसरा, रिएक्शन एडजॉर्प्शन होती है। एडजॉर्प्शन का रिएक्शन समझते हो ना? एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है रिएक्शन की। दूसरी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज, मतलब रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। तीसरी जो चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिट्रिक हिंड्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी,
मतलब वहाँ पर उतनी ही कम सिट्रिक हिंड्रेंस होगी, और जहाँ पर सिट्रिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक कम होगी। ठीक है, दोनों साइड सिस बनते हैं। अब आप कभी भी मीथेन नहीं बना सकते, इससे मीथेन बनना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 कार्बन तो इसके अंदर होने ही चाहिए। क्लियर, मैक्सिमम टाइम जो है आपको सी देखने को मिलेगा। क्लियर, अगर हम बातें करें सर कि एल्कीन जो है वो लेस स्टेबल है किससे, एल्काइन से, रीजन बताइए। ये क्वेश्चन आ गया कि एल्कीन जो है उसकी, सॉरी, एल्कीन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एल्काइन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है एल्कीन से ज़्यादा है, रीज़न बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन होने का। तो वो इनके स्ट्रक्चर्स में, जो एल्काइन है इसका स्ट्रक्चर होता है आपका लीनियर, मतलब सी 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 ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है। क्लियर, हाइड्रोजनेशन के अंदर बात कर रहा हूँ मैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजनेशन के अंदर एल्काइन की ज़्यादा होती है, एल्कीन की कम होती है। और एल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है भाई जनरली। तो जब ये सरफेस निकल के ऊपर जाएंगे ना, निकल सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो इनमें से बताओ मेरे को स्टेबल कौन सा बैठेगा। एक तो इस तरीके से, इस हाथ की तरीके से ऐसे बैठ जाएगा स्ट्रक्चर, वो तो है एल्काइन का स्ट्रक्चर, हाथ की तरीके से बैठ गया मतलब एल्काइन का स्ट्रक्चर, तो ये स्टेबल ज़्यादा हुआ, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। एक ऐसा है भाई जिसके 2 बॉन्ड ऐसे हैं, ऊपर नीचे बॉन्डीज हैं, ऊपर नीचे बॉन्ड है, एक ऊपर है एक नीचे, इस तरीके से बॉन्ड्स है, वो बैठेगा तो उसके जो ऊपर वाले बॉन्ड होंगे वो तो बैठ ही नहीं पाएंगे, नीचे वाले बैठ गए सरफेस के ऊपर। तो जब तक ये निकल, ये मतलब ये अच्छे से बैठ रहा है सरफेस के ऊपर, ये अच्छे से नहीं बैठेगा, जिस वजह से जो है अपना क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, एल्काइन की ज़्यादा होती है। क्लियर है ये चीज़ भाई आप लोगों को, बिल्कुल मेरे हिसाब से इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने ये जो रिएजेंट लिया, क्लियर, ये रिएजेंट के बजाय अगर किसी चीज़ में ये रिएजेंट लिखा आ जाए, कभी ये रिएजेंट यूज़ हो जाए हाइड्रोजनेशन के अंदर, ये रिएजेंट कोई यूज़ ना हो, ये रिएजेंट यूज़ हो, तो वो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन नहीं रहती, उसे बोल देते हैं सिंडरसन रिएक्शन, सिंडरसन रिएक्शन। क्लियर, किताबों में दी हुई है सिंडरसन रिएक्शन, तो उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजनेशन वाला ही सारा केस है, बट रिएजेंट RaNi यूज कर देते हैं। RaNi बेसिकली होता क्या है, एलोय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और निकल के एलोय को ही जो बोला जाता है RaNi बोलते हैं, रोनोल्स निकल इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जो हो निकल के लिए होती है, और इसकी जो इसे यूज़ किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि निकल से बेटर होता है, निकल से सस्ता भी होता है, और निकल से ज़्यादा सरफेस बेटर प्रोवाइड कराता है, कैटलिस्ट के रूप में अच्छा वर्क करता है। क्लियर, नोट्स के अंदर लिखी हुई है आपके लिए। अगर अगली बात पे हम चर्चा करें, दैट इज योर वुड्स रिएक्शन, कि अगली बात है सर वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएजेंट, अगेन मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ, आर से रिप्रेजेंट किया मैंने रिएजेंट को, सोडियम प्लस ड्राई ईथर। क्लियर, ये क्या करती है, ये डबल टाइम ऑफ एल्केन बनाने के काम आती है। क्लियर, इस बात को समझो, 2RX एल्काइल हैलाइड था, उसके अंदर आपने Na ड्राई ईथर डाल दिया तो आपको RR मिल जाएगा। नहीं समझे इस चीज़ को, बिल्कुल नहीं समझा होगा कोई बच्चा तो, लेकिन हम बैठे हैं तो हम समझाएंगे। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये जो है ये बॉन्ड है, ये क्या होता है, होमोलिटिकली टूटता है, फ्री रेडिकली टूटता है, फ्री रेडिकल एक एक चार्ज गया, ये क्या बनाएगा 2RI, इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल आर आर अपने आप में कंबाइन हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कम्बिनेशन। क्लियर, कम्बिनेशन वुड्स रिएक्शन, समझो इस चीज़ को कैसे होता है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लाइक CH3 डबल टाइम ऑफ CH3 और Cl, ये मेरे पास कोई भी एग्जांपल दे दिया, इसके अंदर मैंने ड्राई ईथर डाला सोडियम के प्रेजेंस के अंदर, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH3 कैसे बना सर, आपने तो डायरेक्ट ही बना दिया। तो बेसिकली होगा क्या कि CH3 जो होंगे इसके ऊपर होमोलिटिक क्लिवेलेशन होगी, इस तरीके से बन जाएंगे, डबल डबल टाइम होंगी। क्लियर, अगर लिख भी नहीं रखा तो आप डबल टाइम उसको कर लीजिएगा। क्लियर है, तो अब इसके पास दो चांसेस है, इसी स्ट्रक्चर को आप रिवर्स कर दो, इसी स्ट्रक्चर को क्या कर दो, उल्टा लिख के, वही चीज़ मतलब CH3 था, इसी को उल्टा करके आप क्या कर दो H3CH3, इस तरीके से लिख दो, और इसके बीच में अब ये जो सिग्मा, ये ऐसे सिंपली ऐसे ही लिखो प्लस का साइन लगा के, क्योंकि अभी तक बॉन्ड तो नहीं बना है। फिर ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CH3 बना। या फिर चांस ऐसा भी हो सकता है, बाई चांस ऐसा हो जाए, किस्मत से ये खोटी किस्मत हो अपनी, और अपने को दे गया है CH3 क्लियर, ये कोई कंपाउंड दे गया है विन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन CH2Cl3, ये कोई कंपाउंड दे गया, तो अब ये टूटेगा, तो ये बनाएगा CH2, इसके ऊपर क्या आएगा फ्री रेडिकल। अब क्या करो, इस फ्री रेडिकल को क्या करो, रिवर्स कर दो, और रिवर्स करके उल्टा लिख दो। क्लियर, प्लस CH2 और CH3 इस तरीके से लिख दो। अब इसके पास दो चांसेस है,
दो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर प्रॉपर्टीज हैं, दो इसके पास प्रॉपर्टीज होती है। या तो ये क्या करे, इनके बीच में बॉन्ड बना ले, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना ले, क्लियर। या फिर ये क्या करे, ये जो फ्री रेडिकल है ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, जैसे कुछ ऐसे बन जाएगा ये कंपाउंड आपके पास, दिस इज CH3, क्लियर। या फिर एक एक प्रोबेबिलिटी और होती है इसके पास में कि ये जो कंपाउंड है आपका CH3, ये ऐसे रिवर्स करके न लगे, CH3 CH2 आपका कार्बोकेटाइन था, सॉरी फ्री रेडिकल था, इसके ऊपर ये ऐसे ही लग जाए CH3 CH2। अब बताओ भाई अब कैसे करें। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को और छोड़ देगा, एक हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल दे के मुफ्त कर देगा, एक फ्री रेडिकल अपने पास रख लेगा, ऐसे बच गया कंपाउंड, CH2 बच जाएगा। अब ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो ये CH3 बन जाएगा, और ये जो कंपाउंड है, ये जो बेसिकली कंपाउंड बच गया, दिस इज CH2 क्लियर, क्योंकि एक फ्री रेडिकल यहाँ पे भी आएगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्लियर। ये CH3 था, CH3 में क्या हुआ, CH ने H के साथ एक बॉन्ड की क्लेवलेशन कर दी, इसने एक फ्री रेडिकल अपने आप जनरेट कर लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। और जब वो खुद ही के साथ रिवर्स करके अपने साथ लग रहा है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। नोट्स के अंदर लिखा हुआ, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ आया इस चीज़ का तो डायरेक्ट याद रखिएगा, 2RX में कभी भी आपको निक सोडियम या ड्राईथर लगा मिल जाए तो इसी चीज़ को 2 बार लिख दो बॉन्ड बना के, बस सिंपल है, डायरेक्ट मेथड। CH3X लगा हुआ है तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज दिस, बिल्कुल यही चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं सर कुछ ये यूज़ किसके लिए की जाती है, तो ये सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। सिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के लिए ये जो रिएक्शन है बेसिकली यूज़ की जाती है। ये कई बार जो है चैन फॉर्मेशन भी कर देती है। कैसे सर चैन फॉर्मेशन कैसे कर देती है, थोड़ा बताइए। तो लीजिए भाई चैन फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे लगे हुए थे आपके एक्स ग्रुप, अब फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, ये इन्हें हटा दो, ये अलग से X2 बना लेंगे, फ्री रेडिकल कंबाइन हो गया, क्लियर। अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई भाई इधर आ जा तू और ऐसे बॉन्ड बना ले, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, एक रिंग मिल जाएगी, क्लियर। मतलब जो वुड्स रिएक्शन उसके अंदर आपको साइक्लो एल्केन भी देखने को मिल सकते हैं अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो, क्लियर। और साइक्लो ये जो है यूज़ किया जाता है दैट इज़ फॉर सिमेट्रिक एल्केन, सिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए आपको जो चीज़ यूज़ की जाती है दैट इज़ वुड्स रिएक्शन। हम अनसिमेट्रिक के लिए पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिक के लिए जो यूज़ की जाती है बेसिकली वो होती है आपकी कोल्बे हाउस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम एक रिएक्शन और चर्चा में लेते हैं दैट इज़ फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस जो होती है, कोई भी आपको क्या दे दिया इस तरीके से एल्केन एल्काइल हैलाइड दे दिया, उसके अंदर आपने सिर्फ Zn ओनली Zn डाला तो वो भी वुड्स रिएक्शन वाला ही काम करेगी। मैकेनिज्म जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट क्या करेगी RR कर देगी जब भी आपको सिंपल ये डला मिल गया। अगर इसके साथ H पॉजिटिव डाल दिया तो वो कुछ और बनाता है, क्लियर। उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर भी बताएंगे आपको, आगे आएगी वही रिएक्शन, उसको फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बनाया जाता है, वहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो इसी चीज़ को देखिएगा 2R, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया सर 2CH3 क्लोरीन, ये एग्जाम्पल ले लिया, Zn डाल दिया तो डायरेक्ट क्या बनाना है CH3 सिमिलर एज वुड्स रिएक्शन, क्लियर। फोर्थ है जो है वो है कोरले हाउस रिएक्शन, कोरले हाउस रिएक्शन या फिर इसको बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं या फिर कोरले हाउस रिएक्शन बोलते हैं। नोट्स के अंदर आपको और से लिखा मिलेगा, क्लियर है। तो RX, इसमें आपको जो रिएजेंट डालना है, RX मतलब एल्काइल हैलाइड लिया गया, लिथियम डाल दो, क्लियर, और CuCl डाल दो, किसकी प्रेजेंस में डाल दो सर, R' की प्रेजेंस में डाल दो, ये इसका रिएजेंट होता है, क्लियर। डायरेक्ट मेथड बताऊं तो ये जो R' है, इधर जो R' लगा, इस X को हटाओ और यहाँ पर अटैच कर दो R', ये क्या बन गई आपकी कोरले हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार डायरेक्ट एग्जांपल लो आप। लाइक इस तरीके से आपको यहाँ दे रखा था, सॉरी इस तरीके से यहाँ पर आपको ब्रोमीन लगा रखा था, ये पूरे रिएजेंट्स जो थे एज इट इज़ यहाँ पे डले हुए थे, और यहाँ पर जो R' है यहाँ की जगह आपको दिया हुआ था CH3Cl, क्लियर। अब ये CH3 जो है ये यहाँ लगा दो, इसको ब्रोमीन को हटा दो और यहाँ पर CH3 लगा दो,
यही रिएक्शन क्या होती है आपकी कोरले हाउस रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन होती है, अनसिमेट्रिक एल्केन्स को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली होता क्या है, और रिएक्शन होती है इस तरीके से कि RX जो है ये पहले लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा। अब जो RLI है ये जब CuCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है R2Cu लिथियम आई। क्लियर। जब ये R2CuLi इसको हम दो कंपाउंड्स के अंदर तोड़ लेते हैं, दैट इज RuCl प्लस RLi। क्लियर। इस तरीके से हम इसको दो कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं। अब इस दो कंपाउंड्स को आप किस में डालेंगे, अपने मेन क्वेश्चन के अंदर या फिर मेन रिएजेंट के अंदर डालेंगे, दैट इज RX। क्लियर। R' ले लो अब की बार, क्योंकि हमने यहाँ पे R ले लिया है। तो ये जब इसके अंदर डलेगा R लिथियम आई, तो ये जो R है ये यहाँ पर आएगा और इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने के बाद अपने को क्या बन जाएगा, R डैश बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर। मैकेनिज्म नहीं समझ आया तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको डायरेक्ट एक्स घटाओ, उसकी जगह जोड़ दो। मैकेनिज्म क्या होता है कि ये कंपाउंड था लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन बनाएगा, ये कंपाउंड फिर CuCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा। इसको हमने दो तरीके से इस में ब्रेक कर लिया। जब ये इस कंपाउंड के साथ जो अपने पास गिवन कंपाउंड है उसके साथ जब ये चीज़ रिएक्शन करेगी तो ये R यहाँ पे आएगा, ये X टूट जाएगा, LiX बन जाएगा, RCu बन जाएगा प्लस LiX बन जाएगा। क्लियर। पूरी रिएक्शन ये होती है। अनसिमेट्रिक एल्केन्स बनाने के लिए, अनसिमेट्रिक एल्केन बनाने के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड समझते ही आप लोग समझ गए हुए कुछ ना कुछ एनोड कैथोड का चक्कर है, लेकिन हम एनोड कैथोड पे आपको नहीं लेके जाएंगे। एनोड कैथोड की बजाय हम आपको डायरेक्ट मेथड इसका सिखा देंगे। रिएजेंट कुछ नहीं लिया जाता इसके अंदर, आपको कोई भी सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हुआ, सल्ट ऑफ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हुआ, लाइक ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका कोई भी सोल्ट दे रखा हुआ, उससे आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना होता है। हम आपको जो है डायरेक्ट मेथड पे बात करेंगे कैसे बनता है। क्लियर है। आपको कोई भी सोल्ट दे दिया, लाइक दिस सोल्ट इस तरीके से होता है, ये सोल्ट दे दिया किसके साथ, R' के साथ। क्लियर। बेसिकली आप क्या करो, आप इनके बीच में फ्री रेडिकल ही तोड़ दो, फ्री रेडिकल तोड़ दो। फ्री रेडिकल तोड़ते ही R' ये बनेगा प्लस COO नेगेटिव Na डबल डैश बनेगा। अब ये इसी चीज़ को आप इसी के साथ कोलैब करके एज इट इज ये लिख दो, सिमिलर एज अ वुड्स रिएक्शन, सिमिलर एज अ वुड्स रिएक्शन। क्लियर। सिमिलर एज अ वुड्स रिएक्शन ये बनेगा, इस चीज़ को यही चीज़ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन कंटेन का लेते हैं आप लोगों के लिए, कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है COONA। क्या करो, फ्री रेडिकल ही तोड़ो, एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आएगा, दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, लाइक इस तरीके से बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर इस चीज़ का है, मतलब आपको एल्कीन बन जाएगा। क्लियर। फ्री रेडिकल ही तोड़ना है, कोई भी चीज़ आ जाए डायरेक्ट उसको किस चीज़ में तोड़ो, फ्री रेडिकल ही तोड़ो, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल से कंबाइन करा दो, एक बॉन्ड बना दो और वही चीज़ एग्जैक्ट बन जाएगी। समझ आई भाई बात, अच्छे से समझ आई आप लोगों को क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ बिल्कुल वन शॉट में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन आ रही है वो अगर ये रिएक्शन आई तभी वो आएगी। अगली है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है NaOH और CaO, ये रिएजेंट लिया जाता है, NaOH प्लस CaO रिएजेंट लिया जाता है। क्लियर है। इसको डाला जाता है और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस को आप निकाल दो उस कंपाउंड के अंदर से, CO2 गैस को निकाल दो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है इसके अंदर और बेसिकली NaOH बना दिया उसके अंदर, तो डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, ये जो CO2 है इसको पकड़ लो और निकाल दो, जो बचे वो लिख दो, जो बचे वो लिख दो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आया होगा। COH ये एज इट इज यहाँ डालो, ये CO2 निकाल दो, बाहर निकालो इसको, CH3H क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2 COOH, CO2 को पकड़ो, यहाँ से रिमूव करो, CH3 CH3 क्या बन गया, एल्केन। क्लियर है। जमा आपको ये चीज़ पक्का समझ आ गई क्या होती है। इसमें थोड़ी हम मैकेनिज्म्स की ओर बात कर लेते हैं, इसके साथ मैकेनिज्म की ओर बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है इसका कि RCOOH जो है इसके ऊपर अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा।
और अगर मैं RCOH को सबसे पहले ये जो मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है इसको मैं NaOH अपने पास जो रिएजेंट दिया हुआ उसके साथ रिएक्शन हो तो ये क्या बनाएगा, ये सल्ट बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सल्ट बना लेगा। क्लियर ही बात है, ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना लेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट बना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट बना, ये जब टूटेगा तो ये किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, ये RO नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया। क्लियर। तो अब ये जब कंपाउंड स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये जो सॉरी कार्बे अनायन चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और अपने को मिल जाएगा कार्बे अनायन। और कार्बे अनायन पे जब आप क्या डालेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे तो वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और अपने को ये मिल जाएगा। डायरेक्ट मेथड भी आप याद रखें, मैकेनिज्म अगर समझना चाहता है तो अपने को यहाँ से मैकेनिज्म है इसका, NaOH डालो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे टूटेगा, ऐसे कंपाउंड बनेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ, दैट इज कार्बे अनायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बे अनायन। जितना जल्दी आपका कार्बे अनायन बनेगा उतना जल्दी तो H रिएक्ट करेगा, उतनी जल्दी अपने को कंपाउंड मिलेगा। तो इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या साबित हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है इसके अंदर, कार्बे अनायन। क्लियर सी बात है। अब इसकी प्रॉब्लम जो रिएक्शन है उसके अंदर दो तीन बातें और बाकी बच गई है, जल्दी जल्दी हम उन चीज़ों को और कर लेते हैं कि हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। सर एल्काइल हैलाइड आपके पास कोई भी दे क्या होगा, उन चीज़ों से आप इसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो एक मेथड तो मैं आपको पहले सभी एल्काइल हैलाइड्स के पढ़ रहे थे वो मेथड बेसिकली, तो RX है। मैंने वहाँ बताया था कि जिंक डाल दिया तो आपका RR बन जाएगा, लेकिन जिंक के साथ H पॉजिटिव डाल दिया तो RH बनता है। क्लियर। सिंपल, कुछ नहीं करना, इस H को इस X की जगह लगा दो, ZX बन जाए। क्लियर, RH बन जाएगा। इसमें और रिएजेंट बात करते हैं, लिथियम AlH4, NaBH4 और PHSN3, ये रिएजेंट है कुछ, सॉरी H3 SNH। क्लियर। ये तीन रिएजेंट है, ये तीनों सोर्स होते हैं किसका, H नेगेटिव का, H नेगेटिव का सोर्स होते हैं। क्लियर। एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड इस तरीके का होता है, आर के मतलब किसी भी ग्रुप के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा देना, उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जेड डाल दिया तो फ्रैंकलाइट रिएक्शन बन जाएगी, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन डाल दिया तो उसमें जो एक्स है इसको रिमूव करो और एच लगा दो। क्लियर। क्लियर। इसके बाद ही अगर हम इसमें चर्चा करें सर एल आई क्या करता है, तो जो ये तीन रिएक्शन शो करते हैं भाई, प्राइमरी हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड होते हैं और टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी होते हैं। क्लियर। तो इन तीनों में बताता हूँ आप लोगों को क्या होती है क्या नहीं होती है। अगर आपने डाला लिथियम AlH4, इन तीनों के अंदर कभी भी आपको कंपाउंड मिल जाए उसमें आपको लिथियम AlH4 लगा मिल जाए, तो पहली जो प्राइमरी होता है वो भी RH बनाता है, दूसरा भी प्राइमरी जो होता है वो RH बनाता है, लेकिन जो तीसरा होता है ये क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। क्लियर है ये चीज़, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी में अगर आपने डाल दिया LaH4 क्या बनाएगा, सेकेंडरी में और टर्सरी में। अगर सिमिलर चीज़ आपको ये चीज़ दे रही हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रही हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रही हो, टर्सरी दे रही हो, सेकेंडरी दे रही हो, प्राइमरी दे रही हो, उनके अंदर आपने NaBH4 डाल दिया, तीनों के अंदर NaBH4 डाल दिया, तो आपकी जो प्राइमरी होती है वो तो रिएक्शन ही नहीं करती, नो रिएक्शन, और ये दोनों क्या देते हैं, RH देते हैं, मतलब एल्केन देते हैं, दोनों एल्केन देते हैं। नोट्स के अंदर लिखा हुआ है आपको अच्छे से। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 डाल दिया मैंने किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो क्या बनाएगा, LaLi4 डाल दिया तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी के साथ क्या बनाएगा, सेकेंडरी के साथ क्या बनाएगा, टर्सरी के साथ बनाएगा। इसके साथ प्राइमरी के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी के साथ एल्केन और एल्केन बना लेता है। तो अपन एक रिएजेंट और बच गया, उसको क्यों छोड़ दे बेचारे को, तो उसको भी पकड़ लेते हैं, उसकी गुद्दी भी पकड़ लेते हैं। ये ले लीजिए RH, इसके अंदर आपने क्या डाला आपकी बार, SN PH3SN। क्लियर। ये अपन ने किसके अंदर, इसके सॉरी PHSN, ये अपन ने इसके अंदर जो है रिएजेंट यूज किया। इस रिएजेंट से जो होगा तीनों कंपाउंड्स में कोई दिक्कत नहीं है, एल्केन बनेगा, कभी भी डाल दिया एल्केन ही बनेगा। ये तीनों रिएजेंट बहुत कॉमनली यूज रिएजेंट है। LaLH4 डाल के दे देगा आपको किसी कंपाउंड के अंदर, आपको NaBH4 दे दिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था, तो आपको पता चल जाएगा उसी समय कि ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो नो रिएक्शन आंसर आ जाएगा। और ये BH4 दिया हुआ तो ये एल्केन बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, और सिर्फ इसके अंदर जो है एल्केन बनता है, बाकी ये तो तीनों के साथ ही क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। ये प्राइमरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं रहता, बाकी एल्केन बनाता है। ये दोनों पहले दोनों के साथ क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, और फिर ये एल्केन बनाता है। इसी की तरीके से हमने
हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिपरेशंस थी वो सारी कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम जो है प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आगे जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन के ऊपर। अगर ये वीडियो आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में, हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वन शॉट के अंदर। इससे पहले एक हमने जो बात की, इससे पीछे वाले में हमने जो बात की है वो हमने प्रिपरेशन बात की है। उस प्रिपरेशन में एक रिएक्शन आएगी दैट इज़ बाय ग्रिनाल्ड रिएजेंट। ग्रिनाल्ड रिएजेंट एक रिएक्शन बच गई थी। ग्रिनाल्ड रिएजेंट RMgX होता है। इसके ऊपर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक ऐसा कंपाउंड होता है, ये इस तरीके से जो लिखा जाता है RMgX। RMgX को जब आप किस में डालेंगे, H2O की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये क्या बना देगा, दिस इज फॉर्म एज RH। क्लियर, बस सिंपल। दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्रिनाल्ड रिएजेंट रिएक्शन। ग्रिनाल्ड रिएजेंट क्या होता है, H2 वाटर होता है। बेसिकली इसके अंदर वाटर डाला जाता है। आगे हम जो है हाई लेवल क्लासेस में जो है इसकी और रिएक्शंस भी पढ़ेंगे जिसके CO2 डाल दी जाती है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगली जो हम प्रॉपर्टीज में बात करते हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी है बाय हेलोजिनेशन, कि आप हेलोजन कैसे बना सकते हैं। लाइक इस तरीके से अपने पास कोई भी एल्केन दे रखा था, इसके अंदर आप क्या करो, X2 डाल दो H म्यू लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, आपके पास RX बना देगा। क्लियर, ये चीज़ बना देगा। इस चीज़ को समझ गए। ये चीज़ होती कैसे है, अब जो X2 है ना, लाइट है, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के लिए ले लूँ CH4 ले लूँ, CH3H इस तरीके से लूँ और इसमें मैं क्लोरीन डाल दूँ, Cl2 डाल दूँ H म्यू की प्रेजेंट में। क्लियर, तो ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि पहले एक हाइड्रोजन को उठाएगा, CH3Cl लग गया। क्लियर, फिर H म्यू दोबारा रिएक्शन कर देता है इसी के साथ Cl2 के साथ। ये रिएक्शन खत्म नहीं होती, चेन दोबारा से बनती रहती है। फिर ये CH2Cl2 बना लेगा, फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा CHCl3 बना लेगा, दोबारा से रिएक्शन करेगा CCl4 बना लेगा। इसके ज़्यादा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अब इसके पास हेलोजिनेशन है। हेलोजन को लगने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन कुछ ना कुछ रिमूव करना होगा। यहाँ पर सारे जो है हेलोजन लग चुका है, तो अब कुछ रिमूव करने के लिए इसके पास बचा ही नहीं है। मतलब हेलोजिनेशन इस तरीके से होता है। इसमें तीन जो है टर्म्स आती हैं। फर्स्ट होती है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन आता है पहले इसके अंदर। फिर आता है चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन बनती है इसके बाद। और फिर होती है चेन चेन टर्मिनेशन। क्लियर, नोट्स के अंदर आपको लिखा होगा ये चीज़ें, मैं जर्नली बता देता हूँ। चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरीन है इनका बॉन्ड आपस में टूटता है। कैसे टूटता है, होमोलिटिक क्लेविलेशन से टूटता है। दोनों के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आता है। दूसरी जो बात है जो CH3 है, CH3 के अंदर भी यही चीज़ होती है। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में भी ये चीज़ होगी। क्लियर, होमोलिटिक होगा, CH3 क्या बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। ये होगी चेन इनिशिएशन, मतलब चेन टूट गई। अब चेन प्रोपोगेशन होगा, चेन प्रोपोगेशन किस प्रकार से होगा, चेन प्रोपोगेशन इस प्रकार से होगा कि जो CH3 है, ये जो फ्री रेडिकली टूटा है अपना CH3H दिया हुआ था, ये फ्री रेडिकली टूट गया क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो इसके साथ ही ये बन जाएगा। क्लियर, आगे आगे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर एक क्या बच गया, जो है H रेडिकल बच गया है। अब H रेडिकल दोबारा रिएक्शन करेगा, CH4 बना लेगा। इस तरीके से जो है रिएक्शन चलती रहेगी और इसके अंदर अपने वो कंपाउंड मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेन बात है ना वो ये है, जैसे इसकी जो अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाए तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, क्लोरीन क्लोरीन, और ये जो है इसके बीच में होमोलिटिक क्लेविलेशन हुआ, ये फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुए, फ्री रेडिकल यहाँ भी जनरेट हो गए, इसके बीच में जो बॉन्ड को तोड़ा, तो अब ये CH3 और Cl मिल गए, तो इसको बोला जाता है चेन प्रोपोगेशन। तो अब क्वेश्चन ये उठ जाता है, कई ऑप्शन टाइप एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक्चुअल में जो अपना जो हेलोजिनेशन हुआ या जो एल्काइल हैलाइड जो बना है वो किस स्टेप में बनता है, चेन इनिशिएशन में, चेन प्रोपोगेशन में, चेन टर्मिनेशन में। तो वो कहाँ बनता है, चेन प्रोपोगेशन के अंदर बनता है। तो इसके बाद जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है वो क्या है कि जो भी कंपाउंड्स बच गए, अपने को जो एलिमेंट चाहिए था उसके बाद भी रिएक्शन स्टॉप थोड़ी होगी, तो रिएक्शन के जो भी स्टॉप बच गए, मतलब लाइक ये रेडिकल बच गया तो ये आपस में मिलकर Cl2 बना लेगा। अगर ये रेडिकल और CH3 बच गया तो ये आपस में मिलकर CH3Cl बना लेंगे। और यदि ये रेडिकल्स अपने पास बच गए रिएक्शन के अंदर तो ये मिलकर CH3CH3 बना लेंगे। क्लियर, इस तरीके से ये जो स्टेप है दैट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन। मतलब चेन प्रोपोगेशन में अपने कंपाउंड को मिलने के बाद जो भी कंपाउंड, जो भी रेडिकल्स बच गए वो एक दूसरे के साथ आकर रिएक्शन कर लेते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। उस स्टेप को जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप बोला जाता है। चेन प्रोपोगेशन, चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन में चेन टूटेगी, इसमें चेन में जो कंपाउंड बनाना है वो बनेगा, जो अपना एल्काइल हैलाइड हो चेन प्रोपोगेशन में बनता है। चेन टर्मिनेशन के अंदर जो भी कंपाउंड बच गया वो दोबारा से एक साथ आकर कंपाउंड बनाता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। लाइक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है,
ये तीनों जो है मतलब इस प्रोसेस के अंदर जब बाय जो हेलोजिनेशन आप इन दोनों के कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन के नहीं बना पाते और इसके नहीं बना पाते। इसके हम एक बताएंगे आपको एक तरीका इसका बनाने का। इसके नहीं बना पाते क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी फास्टली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन आप स्टॉप ही नहीं कर सकते, वेरी डेंजरस रिएक्शन होती है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो नहीं बनाता। फ्लोरीन को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से करते हैं, जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा, हायर लेवल्स में पता चलेगा आपको। और क्लोरीन और ब्रोमीन्स जो हैं वो किस लिए कैसे बनाए जाते हैं? क्लोरीन एंड ब्रोमीन्स जो हैं वो आप इन चीज़ों से बना सकते हैं। बाय हेलोजिनेशन आप क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड बना सकते हैं, आयोडीन के भी बना सकते हैं, लेकिन आयोडीन के लिए कुछ आपको जो है स्पेशल मेथड्स पता होने चाहिए, तब आप बना सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आता है कि हाउ मेजर प्रोडक्ट विल बी फाइंड, कि हाउ मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसके अंदर आप कैसे फाइंड करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर। तो क्लोरीनेशन बता देता हूँ आपको सबसे पहले क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन के अंदर अब मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखूंगा, वो एक बार ही बता देता हूँ। NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स, किसी भी कंपाउंड में जो प्राइमरी हाइड्रोजन्स है उनका नंबर क्या है? NS नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, और NT क्या है? नंबर ऑफ ट्रसरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ट्रसरी हाइड्रोजन। क्लियर। और इसके बाद हम बात करेंगे RP, RS और RT के बारे में। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है ये। इसकी जो होती है क्लोरीनेशन की 1 होती है, सेकेंडरी की 3.8 होती है, इसकी 5.2 होती है। क्लियर। ये फिक्स है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1 इनका जो रेशो होता है, जो आपका रेशो माना जाता है, दैट इज दिस। ये इस तरीके से जो है इसका रेशो माना जाता है। क्या? क्लोरीनेशन के अंदर मेजर प्रोडक्ट फाउंड करने का ये जो है आपका बेसिकली रेशो माना जाता है। क्लियर है। अब इसी के अंदर हम कैसे सर इसका फॉर्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हैं क्लोरीनेशन का? तो क्लोरीनेशन को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया कि मेजर प्रोडक्ट की आप परसेंटेज निकालें, तो उसके लिए आपको NP कर लेना है। N अगर आपको प्राइमरी की निकालनी है, प्राइमरी का कैसा होगा, सेकेंडरी का कैसे होगा, तो वो कुछ इस तरीके से जो 100 बाई में इन सब का प्रोडक्ट NP RS RP, यहाँ पे R आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की मल्टीप्लाई, इंटू NS RS प्लस NT RT। क्लियर। इस तरीके से जो है जो आप प्रोडक्ट ऑफ मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे किसी भी क्लोरीन की। अब जो सारे फॉर्मूले आएंगे ना, मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ जो नोट्स के अंदर भी आएंगे आप लोगों के लिए। ये देखिएगा, ये देखो, ये फॉर्मूले सबके लिए सेम है। ये फॉर्मूला रहा, और ये आगे देखिए ये ट्रसरी के लिए, इन सब में एक चीज़ सेम दिख रही होगी तुम्हें, ये नीचे वाली चीज़ सेम है, 100 सब में सेम है। मतलब ये चीज़ जिसकी ज़्यादा होगी NP, ये और ये तीनों चीज़ जिसकी ज़्यादा होगी वही कंपाउंड क्या होगा? मेजर बनेगा, वही कंपाउंड मेजर मिलेगा। मतलब अपने को सिर्फ NP RP, NS RS और NT RT, ये 3 चीज़ निकालनी है अपने को। क्लियर। अगर ये तीनों चीज़ निकल गई तो अपने पास आप मेजर प्रोडक्ट निकाल लेंगे क्लोरीनेशन का। अब क्लोरीनेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना होता है? वो होता है कुछ इस तरीके से, 3.8 और रेशो 5.2। लेकिन यही चीज़ अगर ब्रोमिनेशन में देखी जाए ना, ब्रोमिनेशन का जो रेशो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, एडवांस होता है। मतलब आपको यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है सेलेक्ट करने में, आपको पता ही चल जाएगा मेजर प्रोडक्ट टर्सरी देर क्या, सेकेंडरी देर क्या। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज सेलेक्टिव। ये क्या है आपके पास? सेलेक्टिव ज़्यादा है लेकिन रिएक्टिव लेस है। ये सेलेक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिव लेस है ब्रोमिनेशन, लेकिन क्लोरीनेशन अपोजिट है इसका, ये सेलेक्टिव लेस है और जो है आपके पास रिएक्टिव कम है। रिएक्टिव ज़्यादा है और सिलेक्टिव कम है। क्लियर। ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन इस तरीके से आपको जो ये प्रोडक्ट्स कुछ फाइंड करने होते हैं। बेसिकली हम इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोरीनेशन सिलेक्टिव कम है, ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव ज़्यादा है, क्लोरीनेशन रिएक्टिव ज़्यादा है और ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव कम है। एक एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को और अच्छे समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से इसका कैसे आप जो है बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इस तरीके से। क्लियर। इसके अंदर मान के चलो मेरे को क्लोरीनेशन करवानी है HMU की प्रेजेंस में, और आपको नहीं पता कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको नहीं पता आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ इसके अंदर देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन्स। प्राइमरी हाइड्रोजन्स अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो प्राइमरी हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 9 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन इसके अंदर 0 है और टर्सरी हाइड्रोजन इसके अंदर 1 है। क्लियर। ये हाइड्रोजन निकाल लेंगे स्ट्रक्चर से, आपको हाइड्रोजन काउंट करने आते हैं ना भाई, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर 3 होंगे। ये टर्सरी है तो इस पर 1 होगा, सेकेंडरी पे कुछ नहीं होगा। क्लियर। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और इसके बाद आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको एक्सपेरिमेंटली पता ही है क्या क्या होती है। ये होती है आपकी 1, ये होती है 3.8, ये होती है 5.2। अब इन दोनों के आपस में प्रोडक्ट कर दो।
इनकी प्रोडक्ट से क्या आएगा 9 आएगा, इसकी प्रोडक्ट से क्या आएगा 0 आएगा, इसकी प्रोडक्ट से 5.2 आएगा। तो इनमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा आई 9, मतलब प्राइमरी क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब क्लोरीन कहाँ लगेगा प्राइमरी साइड पे लगेगा। क्लियर है, क्लोरीन कहाँ लगेगा आपका प्राइमरी साइड के ऊपर लगेगा। इस तरीके से आपको देखना होता है। ट्रसरी के अंदर ये चक्कर ही नहीं होता। ट्रसरी के अंदर आपको अगर इसी कंपाउंड का मैं बोलूँ कि ब्रोमिनेशन करवाना है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रसरी पे लगेगा वो आके। क्यों? क्योंकि ट्रसरी क्या है ज़्यादा सेलेक्टिव है, यहाँ पे लगेगा वो आके ब्रोमिनेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर निकालोगे तो 1600 से कितनी मल्टीप्लाई करोगे यार, 1600 से की मल्टीप्लाई 1600 ही होगी, कितना ज़्यादा है उसकी करोगे तो वो तो 8 ही आएगा, 9 ही आएगा। तो 1600 तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रोमिनेशन तो डायरेक्ट ट्रसरी पे लगाओ, ब्रोमिन डायरेक्ट। इसके अंदर सोचना पड़ता है कि प्राइमरी पे लगाना है, सेकेंडरी पे, ट्रसरी पे। क्लियर। एक मैंने बताया था कि आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं होती कि आयोडीनेशन का मतलब कि RH था, कोई भी आपके पास एल्केन था, जब आपको उसकी रिएक्शन करनी थी आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन करनी थी आयोडीनेशन बनाने के लिए, ये क्या बन गया RI बन गया प्लस HI बन जाएगा, कंपाउंड ये बनेगा। अब ये होता है, ये जो है ना ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इस रिएक्शन को बैक वापिस रिवर्स में ले जाता है। अब अगर अपने को ये रिएक्शन पूरी की पूरी चाहिए है कि ये रिएक्शन हो जाए, ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, तो अपने लिए क्या चाहिए? आप गुड, ये क्या गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप इसके अंदर क्या डाल देंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसके अंदर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी पॉसिबल हो जाती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेता है कि हाइड्रोजनेशन क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे आप कर सकते हैं इसको, सॉरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर आप इसको फॉरवर्ड में ला सकते हैं और आप क्या बना सकते हैं RI बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। क्लियर है, ये पहली प्रॉपर्टी थी पूरी, यही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन, ऐसे चेन प्रोपेगेशन चेन। और फिर इसमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के फॉर्मूले, इनके ये वैल्यूज आपको बेसिकली याद होनी चाहिए और इस तरीके से ये अपने पढ़ लिया। इसके बाद जो चीज़ पढ़ते हैं दैट इज नाइट्रेशन। इसके बाद पढ़ते हैं अपन नाइट्रेशन के बारे में। ये आगे बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं, इनमें तो सिर्फ आपको रिएजेंट पता होना चाहिए क्या होता है, HNO3 होता है इसके अंदर। बेसिकली कुछ करनी करना, जो भी कंपाउंड दे क्या है उसके साथ HNO3 लिखो और क्या लगा दो RNO2 लगा दो उस कंपाउंड के साथ बेस बीच होके। क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके क्या कर लेगा H2 बना लेगा और एक को ले जाएगा अपने साथ और प्लस H2 बाहर निकाल देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन। क्लियर। अगर इसमें ही बात करें सल्फोनेशन क्या लेता है H2SO4 लेगा, या फिर ओलियम ले लेता है H2S2O7। ये इसके रिएजेंट्स होते हैं। क्या करता है ये बेसिकली कुछ नहीं करता, RH लो उसके अंदर H2SO4 डालो, H2SO4 क्या करेगा, एक H तो इसके पास है, एक H यहाँ से ले लेगा और एक O ले लेगा, तो यहाँ से ये जो बनाता है SO3H। मतलब डायरेक्ट अगर आपको कहीं भी सल्फोनेशन बोला तो आप ये चीज़ उसके साथ H को हटाओ और ये चीज़ ऐड कर दो, H को हटाओ और NO2 ऐड कर दो नाइट्रेशन के अंदर, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सल्फोनेशन होती है उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि वो 6 से ज़्यादा कार्बन वाले के साथ ही होता है। मेनली उसके अंदर कम से कम 6 कार्बन तो होने चाहिए अगर आपको सल्फोनेशन करवाना है, या फिर अगर कम से कम के लिए करवाना तो उसमें से एक कम से कम टर्सरी कार्बन तो होना ही चाहिए, वरना वो चीज़ नहीं होगी। इसके बाद आता है आपका आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का जो रिएजेंट होता है दैट इज एनहाइड्राइड AlCl3। ये इसका जो है लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्लियर, ये इसका रिएजेंट होता है। क्या करता है ये, कोई भी कंपाउंड आपको दे क्या है उसको ये क्या कर देता है चेन में तोड़ देता है इस तरीके से, मतलब इस चेन को उठा के ये यहाँ पे लगा देगा। सिंपल यही करता है भाई, जो ये कोई भी कंपाउंड स्ट्रेट चेन में दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ, उसको ये किस में बदल देगा, चेन में बदल देगा। क्लियर, इस तरीके से अगर ये जिस एन क्या डाल दिया नाइट्रस AlCl3 HCl3 लगा दिया तो किसी कंपाउंड के अंदर भी। इसके बाद आता है एरोमोसिटी। इसकी अगली प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। इसमें जो लिया जाता है दैट इज Cr2O3 या V2O5। ये जो है इसके रिएजेंट लिए जाते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं, कोई भी आपके पास 6 कार्बन चेन हो या उससे ज़्यादा ही कार्बन की चेन हो, ये 2 3 4 5 और 6, उसमें अगर आपने ये रिएजेंट्स डाल दिए तो ये डायरेक्ट क्या कर देते हैं रिंग बना देते हैं। एरोमेटाइजेशन तो जानते हो ना क्या होता है, रिंग। ये बेंजीन नहीं बनाते, ये गोला बेंजीन को डिनोट करता है, नो, सिंपल रिंग लाइक इस। ये चीज़ ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत है। आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं 6 चेन को देखते ही बेंजीन बना देते हैं, नहीं, ये चीज़ है। क्लियर है, इसमें जो है एक रिएजेंट और है MO2O3। क्लियर, ये रीजन है। इसके बाद आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है जो हायर एल्कीन होते हैं उनको एल्कीन में बदलने के लिए।
लोएस्ट एल्कीन में बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज होता है इसके अंदर, कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको लाइक दिस कंपाउंड, इसके अंदर आप क्या करो, हीट पास कर दो, सिंपल हीट, और ये क्या कर देगा, अपने 2 हाइड्रोजन लॉस कर देगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से ये क्रैकिंग। इसके बाद अगर हम बात करें सर स्टीम के साथ रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ कैसे, मतलब CH4 + H2O ये रिएक्शन कर दी तो ये बेसिकली CO क्या बना देता है, H2 बना देता है, 3H2 ये बनाता है कंपाउंड। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सिन रिएक्शन, सिन गैस बोलते हैं, इसे सिन गैस बोलते हैं, या फिर वाटर गैस भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एल्केन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे अपन चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उतना ही उसका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा होगा, कितना उसका ही उतना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा, उसका खुद का वेट उतना ज़्यादा रहा होगा, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर चेन है, किसी कंपाउंड के अंदर अगर चेन है तो वो सरफेस एरिया, कार्बन की जो ब्रांचिंग होती है, चेन होती है, ब्रांचिंग हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मीन्स अगर आपका कोई कार्बन दिया हुआ है लाइक CH3 CH2 CH3, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस कंपाउंड से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहा होगा। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा, तो इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट को कम करती है। क्लियर, ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट को क्यों कम करती है, क्योंकि ब्रांचिंग के कारण सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी ऑल्सो कम हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो इसी के साथ भाई हमने यूनिट 3 का वन शॉट का एक वीडियो एल्केन का भी आपको दे दिया। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नई आशा उम्मीद करने के साथ। सॉरी रुकिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट हर रिएक्शन का पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने ए डाला, ए कंपाउंड बना, ए कंपाउंड के अंदर मैंने ए डाला, डी कंपाउंड बना, ए के साथ ये रिएजेंट इंट्रोड्यूस किया, ये बना, इस क्लोरीन के साथ मैंने ये इंट्रोड्यूस किया, ये बना है मेरे साथ, और बी के अंदर मैंने अगर ये डाला तो एफ कंपाउंड, और जेड एन डाला तो ई कंपाउंड बना। आपको ABCDEF तक जितने भी कंपाउंड बने उनका आंसर खुद सोल्व करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप मुझे इस ईमेल पे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब पर्सनली भेज दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।